हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बैंकिंग सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप सभी को पहले से मालूम ही होगा कि हर देश में बैंक होते हैं और बैंकिंग ऑपरेशंस को करने के लिए अलग अलग सिस्टम, अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं जिनको हम बैंकिंग सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले है ब्रांच बैंकिंग सिस्टम। देखिए, जब एक बैंक अपने बैंकिंग ऑपरेशंस को करने के लिए पूरे कंट्री में ब्रांचेस का इस्तेमाल करता है, तो ऐसे बैंकिंग सिस्टम को हम ब्रांच बैंकिंग सिस्टम कहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि देश के अंदर ही आप ब्रांच को रखें, देश के बाहर भी रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बैंक का एग्जांपल लेते हैं, एसबीआई। एसबीआई एक बैंक है और वो अपने बैंकिंग ऑपरेशंस को करने के लिए ब्रांचेस का इस्तेमाल करती है, यानी वो पूरे देश में जो ब्रांचेस हैं उनका इस्तेमाल करती है। और एसबीआई के जो ब्रांचेस हैं वो इंडिया के बाहर भी हैं। आप हेड ऑफिस भी याद रखिएगा, एसबीआई का हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में है। तो ब्रांच बैंकिंग सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया था इंग्लैंड में। अब कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ब्रांच बैंकिंग सिस्टम आज भी इम्प्लीमेंट है, यानी इसी आधार पे बैंकिंग सिस्टम और जो बैंकिंग ऑपरेशंस हैं वो किए जाते हैं। जैसे इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और कनाडा। इंडिया में ब्रांच बैंकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब आइए ब्रांच बैंकिंग सिस्टम के कुछ फीचर्स को जान लेते हैं। पहला फीचर्स है ओन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी कि जो भी ब्रांच बैंकिंग होती हैं वो ओन्ड होता है शेयर होल्डर्स के ग्रुप्स के द्वारा, कंट्रोल्ड होता है अ सिंगल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू। और ये जो बैंक होते हैं उनका एक सेंट्रल ऑफिस होता है। जैसे मेन ऑफिस जो एसबीआई का है वो हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में है। और हर एक ब्रांच को मैनेज करने के लिए एक ब्रांच मैनेजर दिया जाता है। और फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ब्रांचेस एंड हेड ऑफिस आर एग्रीगेटेड, कि जो एक्सटर्नल रिपोर्ट है अगर उसको करना है, अगर इसको रिपोर्ट देना है, तो जितने भी हेड ऑफिस और ब्रांचेस के जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज होंगे उनको एग्रीगेट किया जाएगा। नेक्स्ट है यूनिट बैंकिंग सिस्टम। यूनिट बैंकिंग सिस्टम डेवलप्ड हुआ था यूएसए में, इसीलिए इसको होम ऑफ यूनिट बैंकिंग सिस्टम कहा जाता है। यूनिट बैंकिंग सिस्टम एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम है जहां पे एक बैंक एक सिंगल ऑफिस के थ्रू, जो कि आपका एक पर्टिकुलर एरिया में हो सकता है, उसके थ्रू बैंकिंग ऑपरेशंस को करता है। इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि यूनिट बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो भी यूनिट बैंक होता है उसका कोई भी वर्चुअल ब्रांच नहीं होता है। और कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो यूनिट बैंक होता है वो करस्पॉन्डेंट बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है। अब करस्पॉन्डेंट बैंकिंग सिस्टम को समझने के लिए आप एक एग्जांपल समझ लीजिए। इंडिया में एक बैंक है, ठीक, वो यूनिट बैंकिंग है, वो मान लीजिए दिल्ली में है और उसका कोई भी वर्चुअल ब्रांच लखनऊ में या दूसरे जगह नहीं। तो ऐसे में वहाँ पे लखनऊ में जो दूसरे बैंक होंगे उससे जो दिल्ली का जो बैंक है वो क्या करेगा, एक एग्रीमेंट कर लेगा, एक एग्रीमेंट साइन कर लेगा कि जहाँ पे मेरे ब्रांच नहीं है वहाँ पे आप मेरे जगह पे आप मेरी बैंकिंग फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करिए। तो जब एक बैंक को अपॉइंट किया जाता है दूसरे बैंक को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ऐसे बैंक को हम करस्पॉन्डेंट बैंक कहते हैं। ऐसे में जो लखनऊ का बैंक होगा और जो दिल्ली का बैंक होगा वो दोनों बैंक एक दूसरे को जो बैंकिंग ऑपरेशंस हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में। तो इन सारे जो दोनों अकाउंट्स होते हैं उनको हम वोस्ट्रो या नॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। करस्पॉन्डेंट बैंकिंग तभी लाभकर है, तभी प्रॉफिटेबल है जब आप पूरे ग्लोबली यानी ग्लोबल प्रेजेंस करना चाहते हैं, आप पूरे वर्ल्ड में या बहुत सारे देशों में आप बैंकिंग ऑपरेशंस अपने देने चाहते हैं तभी। नेक्स्ट है चेन बैंकिंग। चेन बैंकिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर दो या दो से अधिक बैंकों का जो कंट्रोल होता है वो किसी व्यक्ति के हाथ में या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के हाथ में या मेंबर ऑफ फैमिली, इन लोग के हाथ में होता है। वो ऐसे बैंकिंग सिस्टम को हम चेन बैंकिंग सिस्टम कहते हैं। और इसमें जो कंट्रोल होता है, जो भी बैंकों का जो कंट्रोल होता है वो उनके हाथ में होता है जिनके पास मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स होते हैं। और इसके अंतर्गत जो भी बैंक होते हैं, इंडिविजुअल बैंक होते हैं, उनका इंडिविजुअल एंटाइटी होता है, उनका अलग अस्तित्व होता है। नेक्स्ट है होल्डिंग
कंपनी बैंकिंग सिस्टम या इसको ग्रुप बैंकिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो होल्डिंग बैंकिंग सिस्टम क्या है? ये चैन बैंकिंग सिस्टम की ही तरह है, बस इसमें अंतर ये है कि जब एक होल्डिंग कंपनी 2 या 2 से अधिक बैंकों का जो ऑपरेशन है उसको कंट्रोल करे तो उसको हम होल्डिंग कंपनी बैंकिंग सिस्टम। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस भी लिखा गया है कि ग्रुप बैंकिंग जो होता है वो सिमिलर होता है चेन बैंकिंग सिस्टम के अंदर। लेकिन चेन बैंकिंग में आपने देखा कि जो भी कंट्रोल होता है वो या तो इंडिविजुअल द्वारा होता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल द्वारा होता है या फैमिली मेम्बर्स द्वारा होता है। जबकि होल्डिंग कंपनी में क्या होता है? होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है 2 या 2 से अधिक बैंकिंग ऑपरेशंस को। और यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो ये होल्डिंग कंपनी है वो ज़रूरी नहीं है कि बैंकिंग बिजनेस में इंगेज्ड हो, वो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है। नेक्स्ट है डिपॉजिट बैंकिंग। डिपॉजिट बैंकिंग सिस्टम जो है सबसे पहले इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था और इसीलिए इसको होम ऑफ डिपॉजिट बैंकिंग कहते हैं। डिपॉजिट बैंकिंग सिस्टम एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम है जहाँ पे शॉर्ट पीरियड के लिए, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट पीरियड के लिए इंडस्ट्रीज और ट्रेड को जो भी लोन प्रोवाइड किया जाता है वो होता है और जो भी डिपॉजिट होता है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सबसे पहले डेवलप हुआ था जर्मनी में 19वीं सेंचुरी में और ये आपके डिपॉजिट बैंकिंग की तरह ही होता है, बस इसमें अंतर ये है कि जब बिजनेस और इंडस्ट्रीज को लॉन्ग टर्म जो फंड्स होते हैं उनको अरेंज करना होता है तो ऐसी बैंकिंग सिस्टम को हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सिस्टम कहते हैं। और ये फाइनेंशियर और अंडरराइटर दोनों का काम करते हैं। फाइनेंशियर्स का मतलब क्या है कि वो पैसे प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, और अंडरराइटर्स का मतलब ये है कि वो शेयर्स को बिकवाने का भी काम करते हैं। इसीलिए जो अंडरराइटर्स होते हैं उनको मिडिल मैन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो कंपनी होती हैं और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके बीच में एक मध्यस्थ का काम करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है मिक्स बैंकिंग सिस्टम। मिक्स बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट किया गया था जनवरी में 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में। जो मिक्स बैंकिंग सिस्टम है वो एक जर्मन बैंक ने स्टार्ट किया था। जर्मन बैंक ने सबसे पहले एक मीटिंग स्टार्ट की ताकि जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके जो टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के लिए जर्मन बैंक्स ने एक मीटिंग अरेंज की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जितने भी बैंक चाहते हैं, जब कुछ बैंक मिल के एक ग्रुप बना लें और सभी लोग अपने अपने शेयर्स का जो पैसा है वो उसमें लगाएं और जब किसी भी इंडस्ट्रीज़ को पैसे की ज़रूरत हो तो वो उसको दें। इसीलिए कहा गया है द जर्मन बैंक स्टार्टेड मीटिंग द टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन अ कंसोर्टियम बेसिस पे। कंसोर्टियम का मतलब है ग्रुप बेसिस पे, यानी सभी लोग पैसे लगाएंगे, उसके बाद जिस इंडस्ट्रीज को पैसे की ज़रूरत होगी वो मिलके देंगे। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस बेसिस टू मीट कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस द वेरियस बैंक फॉर्म्ड देमसेल्फ इनटू अ ग्रुप और कंसोर्टियम एज पॉपुलरली नोन, कि ये जो ग्रुप होंगे उनको एक ग्रुप या कंसोर्टियम कहा जाएगा, जो कि जो एग्रीड शेयर होंगे, जो पहले से तय होगा शेयर की कौन कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट करेगा, उतना वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे ताकि जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको पैसे प्रोवाइड करा सके, फाइनेंस प्रोवाइड करा सके। इसीलिए इसको कहा गया है कि ये कॉम्बिनेशन है डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सिस्टम। डिपॉजिट बैंकिंग सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म जो भी ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ को जो भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा होता है, और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसीलिए इसके अंतर्गत शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो भी दोनों भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ के, उनको दोनों को इंक्लूड किया जाता है। इसीलिए इसको हम मिक्स बैंकिंग सिस्टम कहते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक और बात, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का PDF डाउनलोड करें तो वीडियो के नीचे मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां पे आप क्लिक करके डायरेक्ट ही इस लेक्चर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।